नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विशेष लेकर मैं उपस्थित हो गया हूँ। कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश खेतान। आप सबका स्वागत है। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम हर एक बुधवार सुबह 8:30 बजे हम लोग आपके लिए बिरगंज संजाल के फेसबुक पेज और बिरगंज संजाल के यूट्यूब चैनल में लेकर प्रस्तुत होते आए हैं। आज व्यक्ति विशेष कार्यक्रम अंतर्गत एक विशिष्ट व्यक्ति जो हमारे साथ हैं वो हैं बिरगंज के युवा समाज सेवी और युवा वचन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पीयूष कादमिया। आइए उनका कार्यक्रम में स्वागत करें। पीयूष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार मुकेश अंकल, धन्यवाद। पीयूष जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले आपका परिचय जोड़ना चाहेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं पीयूष कादमिया, युवा वचन सामाजिक संस्था का संस्थापक और केंद्रीय अध्यक्ष। मैं यही बीरगंज आदर्श नगर से हूँ। बीरगंज आदर्श नगर से मैं पीयूष कादमिया, मेरे पिताजी का नाम परमानंद कादमिया, वो यही बीरगंज आदर्श नगर के व्यापारी है, और मेरे मम्मी का नाम मीना देवी कादमिया, वो भी एक व्यापारी और साथ साथ एक हाउस लेडी है। जी, समाज सेवा की तरफ आपका आकर्षण कैसे हुआ और समाज सेवा की शुरुआत आपने कब और कहाँ से की? समाज सेवा की तरफ मैं जब छोटा था, मैं जब 8 क्लास में था, तभी से मैं, जैसे कि अब स्कूल में पढ़ते समय भी बहुत सारे लोग से इंटरेक्शन होता था, बहुत सारे समाज सेवी लोग भी आते थे स्कूल में इंटरेक्ट करने के लिए, तो उनको देख के मेरे को भी लगता था कि नहीं, कल के दिन में मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं भी 10 जना को प्रेरणा का रूप बन सकूं, 10 जना को मैं भी कुछ सिखा सकूं। और समाज सेवा के प्रति उसी तरीका से मेरे को आगे बढ़ते गया, और जैसे मैं 10 क्लास पास किया उसके बाद कुछ ज्यादा ही मैं इस एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व हुआ और साथ साथ ही समाज सेवा करते आया। पीयूष जी, हम लोगों ने प्राय क्या देखा है हमारे समाज में कि 5 किलो चावल भी यदि कोई किसी को दे रहा है तो एक बहुत बड़ा झंझट लगा लेते हैं, और 20-25 लोगों का एक ग्रुप फोटो भी हम लोग लेते हैं और उसको फिर सामाजिक संजाल में भी डालने से हम लोग चूकते नहीं हैं। आपकी नज़र में असल समाज सेवा क्या है? क्या यही सब एक्टिविटी समाज सेवा है या और कुछ है? अब मेरे नजर में बोलना है तो मैं यही बोलूंगा कि अगर हम लोग कुछ दान करते हैं ना, तो कम से कम ठीक है, हम लोग दान कर रहे हैं, वो लोग को हम लोग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज लोग दूसरा मेंटेलिटी से भी लोग फेसबुक में डालते हैं, क्योंकि आज क्या होता है, आज हम कुछ डालेंगे तो हमको देख के और भी 10 जना वो काम में उत्प्रेरित होंगे, तो इस कारण से हम लोग उसको फेसबुक में डालते हैं। लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम जो पीड़ित परिवार है उसका फेस को कम से कम, वो पीड़ित है बोल के उसको फेसबुक में ऐसे वायरल नहीं करे। हाँ, आप सहयोग किए हैं, ठीक है, आप वो चावल का भी फोटो डाल सकते हैं, आपको यही दिखाना है कि आप सहयोग किए हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो आप उसके लिए आप एक चावल का भी आप मुट्ठी उनके हाथ में दिया हुआ भी आप डाल सकते हैं। लेकिन कृपया सबसे यही उम्मीद है मेरा कि कम से कम वो पीड़ित परिवार जो गरीब है, जो असहाय है, जो मजबूरी के कारण आज उनको मांगना पड़ रहा है, उनका फेस के साथ खिलवाड़ मत करे, उनका जीवन के साथ खिलवाड़ मत करे। आपकी जो संस्था है युवा वचन, इसकी स्थापना कब हुई? युवा वचन संस्था, जैसे कि मैं आज से ये चौथा वर्ष, 4 साल में हम लोग प्रवेश किए हैं। आज से लगभग 3 साल पहले हम लोग ये संस्था को स्थापना किए थे। युवा वचन संस्था अंतर्गत आप लोग क्या कैसी गतिविधि करते हैं, हमारे दर्शक लोग को जानकारी करवा दीजिए। जैसे कि युवा वचन संस्था एक कोई भी एक एग्जैक्ट प्लेस में हम लोग नहीं रखे हुए हैं। हम लोग को समाज में जहाँ पे भी कोई भी दुविधा, कोई भी कष्ट, कोई भी गरीब मतलब कि वैसे पीड़ित है, वैसा को हम लोग वहीं जो स्थान में वो पीड़ित है वो स्थान तक पुग के हम लोग सहयोग करते हैं। और बीरगंज को, खाली बीरगंज को नहीं, अभी हम लोग एक छोटा एम रखे हुए बीरगंज, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं। और नेपाल को ही मान लीजिए, नेपाल के जितने जिले हैं सब जिले में हम लोग एक मतलब नमूना के रूप में हम लोग खोलना चाहते हैं। अभी हम लोग के साथ थोड़े कम व्यक्ति है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग और इस समाज सेवा में जो मतलब अभिरुचि दिखाते हैं उन सबको जोड़ के हम लोग और भी आगे बढ़ना चाहते हैं और समाज सेवा करते आगे चाहते हैं। आपके संस्था का नाम जैसा है युवा वचन, युवा यानी यूथ, वचन यानी प्रोमिस, तो इस नामकरण के पीछे कुछ विशेष जुड़ा हुआ है कि कैसा है? ये नामकरण जैसे कि आज से 3 साल पहले, जैसे मैंने बोला, आज से 3 साल पहले जब मैं 10वीं का परीक्षा दिया, उसके बाद मैं, जैसे कि मेरा 8 क्लास से मेरा सपना था कि मेरे को भी कुछ करना है, तो 10वीं का परीक्षा के बाद हम लोग ऐसे ही जो स्कूल में जब बैठते हैं हम लोग दोस्त लोग सब मिलके एगो होटल में एगो छोटा सा मीटिंग किए। वो मीटिंग में हम लोग सब कोई जो इंटरेस्टेड था वो सबको कलेक्ट करके हम लोग एगो प्रॉमिस किए, एगो वचन लिए हम लोग कि नहीं, आज से हम लोग को समाज के प्रति कुछ करना है, हम लोग युवा ही कल के भविष्य है बोल के हम लोग एक प्रॉमिस लिए। और ऐसा प्रॉमिस लिए कि आज से हम लोग को समाज सेवा में लग जाना है।
और साथ साथ सब काम भी करना है, लेकिन समाज सेवा में भी थोड़ा ध्यान देना है बोल के हम लोग ये प्रॉमिस के साथ एक युवा वचन नाम से ही एक संस्था हम लोग स्थापना की। कोविड-19 का संक्रमण जैसे ही नेपाल में फैला और उसके बाद में लॉकडाउन लगाया गया, तो वीरगंज में परसा प्रहरी ने प्रहरी हेल्प डेस्क की स्थापना की और उस प्रहरी हेल्प डेस्क में हमने देखा कि आपने स्वयं सेवक के रूप में रात दिन खटकर एकदम सक्रियता के साथ में अपना रोल निभाया। ये प्रहरी हेल्प डेस्क क्या है, क्या करता है, संक्षिप्त में जानकारी करवा दीजिए। जैसे कि कोरोना वायरस जो है ये विश्व भर ही फैला हुआ वायरस है। इसके कारण जैसे कि वीरगंज में भी वीरगंज के प्रहरी उपरीक्षक आदरणीय मैम गंगा पंत जी ने उन्होंने एक मतलब कि वो भी पहले एनालाइज करते आ रहे थे, वो भी हम लोग को देखते आ रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसमें ज्यादा संस्था नहीं, हम लोग 4-5 संस्था आबद्ध थे। वो 4-5 संस्था सबके मिल के हम लोग एक मैम की उपदेशन में हम लोग एक छोटा सा ग्रुप बनाए। वो ग्रुप के साथ हम लोग चलते हैं। हेल्प डेस्क करके एक ऐसा नमूना के रूप में हम लोग बनाए जो कि मेरे को लगता है आज तक नेपाल में और कोई जिला में ऐसा मतलब कि फर्क सोच नहीं आया होगा, जो कि हमारे अभी प्रहरी उपरीक्षक गंगा मैम में शुरुआत किया। तो उसमें हम लोग सब संस्था लोग मिलके जैसे कि कोरोना के कारण जहाँ पे भी समस्या आ रहा है हम लोग खुद का स्वयं सेफ्टी के साथ हम लोग उस मतलब जगह पे पहुंच के उस समस्या को समाधान करने पुलिस का पूरा मदद लेने के साथ ही हम लोग वो एक छोटा सा हेल्प डेस्क के रूप में एक जिला प्रहरी कार्यालय के अंदर ही हम लोग स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत आप लोग बेसिक रूप से क्या क्या सेवा देते आए हैं? जैसे कि इसमें अब हम लोग एक छोटा सा 2 फोन का बंदोबस्त किए थे जिला प्रहरी कार्यालय से ही। वो मैम अपना 2 फोन का बंदोबस्त करके और वहाँ पे हम लोग मॉनिटरिंग भी किए हुए हैं। जैसे कि जितना लोग वहाँ पे जैसे फोन करता है उनको खाली हाथ नहीं जाना पड़े। जैसे वहाँ पे कोई फोन करते हैं कि हमें खाना नहीं पुग रहा है मैम, तो हम लोग वहाँ से पूरा मतलब कि टीम वर्क करके वो जगह तक हम लोग खाना पुगाने के भी बंदोबस्त किए हुए थे। जैसे कि अभी लॉकडाउन के कारण बॉर्डर बंद है, बॉर्डर के उस पार से जो अभी नेपाल के कितने लोग हैं जो कि इंडियन दवाई खाते हैं, तो उस कारण से इंडिया में जो दवाई है वो यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग वहाँ का एसएसबी से हम लोग पूरा कोऑर्डिनेशन करके मैम का सहयोग लेके हम लोग वहाँ से औषधि तक यहाँ लाने का और सहयोग करने का हम लोग बंदोबस्त किए थे। उस साथ साथ में ही जैसे कि अब जिला से जिला कोई फंसा हुआ है यहाँ पे, तो पुलिस का हेल्प लेके वो हेल्प डेस्क को एक नमूना के रूप में हम लोग बनाए थे कि वहाँ पे जो भी आएगा उसका समस्या समाधान होगा बोल के हम लोग ये कार्यक्रम ये पीयूष जी, जैसा कि आपने बताया कि औषधि का भी आप लोगों ने व्यवस्था करने का व्यवस्था मिलाया, ये बहुत ही अच्छा काम आप लोगों ने किया। तो ये औषधि उपलब्ध करवाने के लिए जो आपकी नेटवर्किंग थी, ये नेटवर्किंग कैसे काम करती थी और आप कितने दिन में जो आवश्यकता होती थी किसी व्यक्ति को औषधि की, तो आप कैसे उसकी उपलब्धता करवाते थे? जैसे औषधि का तो ऐसा है, हम लोग जो हेल्प डेस्क में थे उसमें हम लोग का टीम विभाजन किया गया था। जैसे कि हम लोग को जैसे युवा वचन संस्था को स्पेशली हम लोग को ये निःशुल्क भोजन का हम लोग को सेवा अवसर मिला था। ये औषधि का जिम्मा पूरा सानो पहले ने लिया था, लेकिन जैसे कि हम लोग नेटवर्किंग में थे उस हिसाब से मेरे को पता चला कि वहाँ पे एसएसबी से पूरा हम लोग कोऑर्डिनेशन किए थे। उसके बाद यहाँ से परसा प्रहरी से एम्बेसी में जाके हम लोग एक छोटा सा लेटर लेके यहाँ के एसआई साहब को लेके हम लोग वहाँ से नेटवर्किंग स्टार्ट किए थे और इंडिया में रक्सोल बॉर्डर तक वहाँ से प्रशांत मेडिकल से हम लोग का दवाई उपलब्ध होता था। प्रशांत मेडिकल से बॉर्डर तक लाते थे और यहाँ से बॉर्डर तक यहाँ से सानो पहला के भाई लोग वो जाके वहाँ से रिसीव करके और यहाँ पे लाके सेवा प्रदान करते थे। जैसा कि आपने बताया कि भोजन सेवा का जिम्मा आप लोग की संस्था ने लिया हुआ था, तो ये भोजन सेवा किस तरह संचालित होती थी? कितने समय आप लोग देते थे 24 घंटे में भोजन सेवा? और इस भोजन सेवा में आपके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन जुड़े हुए थे? भोजन सेवा का जो फंडिंग करनी पड़ती है, वो फंडिंग आप लोग को कहाँ से उपलब्ध हुई? ये फंडिंग भोजन सेवा का मेरे पिताजी परमानंद काजमिया जी, वो एक सह अध्यक्ष है धार्मिक संस्था श्री श्याम नवयुवक मंडल। उन्होंने अपने मंडल की तरफ से एक छोटा सा फंड एलोकेट किया था, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया इतना का। वो फंड के मार्फत उन्होंने कुछ राशन का व्यवस्था किए थे और वही राशन को ठीक जगह पे जो जरूरतमंद जगह पे पहुंचाने के लिए हम लोग परसा प्रहरी का हेल्प लेके वो हेल्प डेस्क के थ्रू हम लोग वो राशन निःशुल्क भोजन हम लोग वो उपलब्ध करवा रहे थे। और ऐसा नहीं कि हम लोग रात को नहीं, अगर वो प्रहरी हेल्प डेस्क में जिस समय भी फोन आएगा हम लोग वो समय को यूटिलाइज करके हम लोग अपने टीम से वो जगह तक हम लोग वो खाना पहुंचाने का काम करते थे। लगभग कितने लोगों को आप लोगों ने अपने भोजन सेवा से लाभान्वित किया होगा? कुछ डाटा आप लोग बता सकते हैं? लगभग अब मान लीजिए आपको 200 से लेके 250 जना को हम लोग ने सेवा प्रदान किया होगा। चरम पे था, लॉकडाउन हो चुका था, अधिकांश व्यक्ति लोग जिनको अत्यावश्यक सेवा में सेवा नहीं देनी थी,
वो सब के सब लोग अपने अपने घरों में डर भय के साथ में बैठे हुए थे, अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित बनाने के लिए। ठीक उसी समय जैसा कि आपने बताया भी कि आप परसा प्रहरी की हेल्प डेस्क में और अन्य अन्य गतिविधियों में, समाज सेवा में लगे हुए थे। ऐसा करते हुए क्या आपको डर नहीं लगा, या आपके मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं? कैसा था माहौल? अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है। जैसे कि अब शुरू में तो सबको ही को डर था। शुरू में जैसे जब ये कोरोना जब आया था तो कोरोना क्या है बोल के किसी को भी जानकारी उतना विस्तृत में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब न्यूज के मार्फत विस्तृत जानकारी आने लगी तब सबको एक डर भय हो गया था। कुछ दिन हम लोग भी घर के अंदर लॉक थे, लेकिन फिर जब ये सिचुएशन हम लोग समाज में आने वाला दुविधा सब हम लोग देखें तो उसके बाद नहीं, एकदम मन नहीं माना कि घर पे रह के ही हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, कि हम लोग बाहर निकल के दूसरे को सुरक्षित रखें। एक जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग 10 जिंदगी बचाएंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस सोच को हम लोग साथ में रख के पुलिस के हेल्प से हम लोग बाहर निकले। उन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया, हमें पास का प्रदान किया, पास हम लोग को प्रदान किए और हम लोग उस सेवा करने के लिए हम लोग बाहर निकले। उसके में भी बहुत दुविधा आई बीच में, मम्मी पापा ने भी खूब रोका हम लोग को, लेकिन बोलते हैं ना डर के आगे एक जीत है। डर के आगे जीत को रखते हुए उन्होंने भी एक भरोसा रखा कि नहीं, ये जब सेवा करने जा रहा है तो भगवान जरूर इनको देखेंगे बोल के उन्होंने भी एक साथ दिया, एक सहयोग दिया और हम लोग उस सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहे और कोरोना के लड़के हम लोग आगे सेवा करने के लिए हम लोग मौजूद रहे। विगत में हमने देखा कि जब जाड़ा पड़ता है और बहुत कस जाड़ा होता है, उस समय में जब रात को लोग घर में मतलब गर्म रजाई में सो जाते हैं, वैसे समय में आप लोग की टीम निकलती है फुटपाथ पे, मंदिर के आगे, धर्मशाला के आगे, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई अभावग्रस्त व्यक्ति होगा जिसने गर्म कपड़े नहीं पहने हो या जिसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं हो, बिछाने के लिए कुछ नहीं हो, वैसे लोगों को आप रात्रिकालीन सेवा भी देते आए हैं। ये आपकी रात्रिकालीन सेवा क्या है और इसके अंतर्गत आप लोग क्या क्या करते थे? ये रात्रिकालीन सड़क सेवा का हम लोग 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे शुरू साल जब हम लोग निकले थे रास्ता में, तब हम लोग देखे थे कि रास्ता में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ताक के रोड में रहे हुए हैं। जैसे रिक्शे वाले ही हो गए, चाहे और भी जितने मतलब कि दलित परिवार से हैं जिनके पास घर नहीं है, वो फुटपाथ में खुले रूप में सोए हुए हैं, जिनके मतलब कि जान को भी रिक्स है। तो वैसा हम लोग पहला साल जब निकले थे तो हम लोग को नहीं भी तो रोड में 100 से 200 जना दिखे थे। तो हम लोग सहयोग करते करते 51 को कम्बल का हम लोग उस समय बजट निकाले थे और 51 को कम्बल यही बीरगंज के वासी लोग से हम लोग सहयोग लेके 51 कम्बल हम लोग हस्तांतरण किए थे उस जगह तक ही पुके, क्योंकि ऐसे दिन के उजाले में जाएंगे तो एक को देख के दूसरे मांगेंगे, जिसको जरूरत नहीं है उस तक भी पहुंचेंगे, लेकिन रात को जो कंडीशन है वो देखने लायक होता है, क्योंकि रात को जो जिसको नीडी है उसको जाता है वो कम्बल। तो हम लोग रात पे एक टोली बना के पुलिस का पूरा हेल्प लेके हम लोग वो टोली निकलते थे और जिसको भी जरूरत है उसको देते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने देखा, जब हम लोग निकले थे तो उस समय शायद रोड में और भी कोई संस्था ऐसे सक्रिय नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अब दूसरे साल देखे हम लोग को देख के और भी 10 संस्था सक्रिय हो गए, और भी संस्था सक्रिय होने, लेकिन वो हम लोग के लिए अच्छा ही बात है, क्योंकि बीरगंज एक मतलब कि समाज सेवी का हम लोग हब भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जितने संस्था है, यहाँ पे जिस हिसाब से मतलब सब वर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, मतलब कि यहाँ पे वो बहुत अच्छा मतलब मैसेज जाता है। और हम लोग भी ये लाइव एगो डालते हैं, ये कार्यक्रम का भी, कि हम लोग ऐसे ऐसे कम्बल वितरण कर रहे हैं। उस लाइव को भी देख के 10 संस्था और एक्टिव होते हैं कि नहीं हम लोग भी कुछ करते हैं। तो ऐसे करते करते चौथा साल तक, ये हम लोग का लास्ट साल था, ये साल तक हम लोग ने देखा कि काफी सारे संस्था एक्टिव हो गए हैं, इस मामला में काफी संस्था ने सहयोग कर रहा है। तो अब हम लोग ने अब इस साल से हम लोग ने सोचा है कि इसको कुछ मोडेलिटी इसका चेंज करके अब हम लोग कोई अच्छा कोई गांव को पकड़ के उस गांव में, क्योंकि बीरगंज शहर में तो अब बहुत जाने करने लग गए, अच्छा ये सबका मदद हो रहा है सबको। अब मतलब कि मेरे को लगता है कि इस साल से मेरे को खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे जरूरतमंद है, वैसा कंडीशन आएगा, क्योंकि बीरगंज में अब बहुत सारे सहयोग करने वाले दाता लोग बहुत सारे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा मतलब कि जिसके पास है वही सहयोग कर सकते हैं ऐसा समय में। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ। अक्सर हम लोगों ने देखा कि जैसा आपने बताया कि आप 15-16 वर्ष की उम्र से ही समाज सेवा में लग गए थे और आपकी संस्था की आपने स्थापना कर ली थी, लेकिन हम लोग प्राय क्या देखते हैं कि आपकी उम्र के युवा लोग क्लब में, मीटिंग में, रामायणों में, मूवी में, पार्टी में, सब में व्यस्त रहते हैं या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई तक सीमित रहते हैं। लेकिन आपने पढ़ाई को जारी रखा, आपने अपने पारिवारिक जिम्मेवारी, अपने पिता के व्यवसाय में भी साथ सहयोग दिया, आपने अपने घर के कामकाज में भी ध्यान दिया, साथ साथ में समाज सेवा में रुचि दी। तो ये जो समाज सेवा आपने शुरू की या इसको आपने मतलब एक अपना
जीवन का एक बहुत बड़ा मोटो बनाया या उद्देश्य बनाया, इसके पीछे कोई विशेष आपकी जीवन परिस्थिति आई कि आप उस तरफ प्रभावित हुए कि आपको ये करना ही है, कि कैसा? वैसे विशेष तो कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, मैं जब 8 क्लास में था तभी से मेरा मन में वैसे वो विचार आ रहा था कि नहीं, मेरे को कुछ करना है बोल के। वही विचार को मैं रखते हुए मैं आगे बढ़ा। और अब जैसे ये पार्टी मूवी का ऐसे हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी इंसान है, लेकिन ये सब का एक सीमा होता है, एक समय होता है। कोई समय हम लोग को भी पढ़ाई, जैसे कि अभी मैं जो जिस हिसाब से अपना वर्किंग कर रहा हूँ, अभी मैं काठमांडू में रहता हूँ। काठमांडू में जिस हिसाब से वर्किंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं व्यापार में भी जाता हूँ, फ्री टाइम में सोशल वर्क भी करता हूँ, साथ साथ जब फ्री होता हूँ, पूरा फ्री रहता हूँ तो मूवी भी देखता हूँ। लेकिन सबका एक समय होता है, सब समय के साथ किया जाता है और समय के साथ आगे बढ़ा जाता है। वन आप ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम बीरगंज में आप लोगों ने कब कैसे किया और इसकी कितनी आवश्यकता है और आप इस काम को कैसे करते हैं? ये ब्लड डोनेशन करते हुए हमको 4 साल, ये इस साल हम लोग 4थे साल किए हैं। जब मैं 16 साल का था, 15 साल का था, जब मैं खुद खून नहीं दे पाता था, उस समय हम लोग सब मतलब कि युवा लोग हम लोग सक्रिय होके उस समय ब्लड डोनेशन रक्त संचार केंद्र से हम लोग प्राविधिक सहयोग लेके और आदरणीय राजन श्रीवास्तव दाई से हम लोग पूरा सहयोग लेके और हम लोग स्टार्ट किए थे रक्तदान कार्यक्रम का। उस समय जब हम लोग 16-17 साल के थे, उस समय हम लोग लगभग नहीं भी तो 52-53 जना का रक्त मतलब कि लेके और जरूरतमंद तक हम लोग सहयोग किए थे। और करते करते हम लोग को बढ़ते गया। दूसरा साल हम लोग ने 1 से 2 जना को सहयोग लिया, तीसरा साल वैसे करते करते 1 से 15 जना का हुआ। और इस साल हम लोग का सबसे बड़ा उपलब्धि हुआ, कोरोना के कारण में भी मतलब कि खून देने वाले की कमी नहीं थे और सहयोग करने वाले की कमी नहीं थी। एक साल हम लोग 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 से 25 जना का हम लोग रक्त लेने में सफल हुए और जरूरतमंद तक करने में सफल हुआ। ये रक्त कार्यक्रम, ये रक्तदान का कार्यक्रम है, मेरे को लगता है इससे बड़ा महादान कोई नहीं होता है। क्योंकि पैसा देके तो सभी दान करते हैं, लेकिन अगर आप कोई मरता आदमी को खून देके अगर जीवन दान कर रहे हैं तो इससे बड़ा महादान और कोई नहीं होता है। पीयूष जी, हम लोगों ने जैसा जाना आपसे बात कर कर कि आप सक्रिय रूप से सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव हैं, लेकिन हम लोग साथ साथ ये भी देखते हैं हमारे समाज में कि कुछ दिन का समाज सेवा होता है, उसके बाद फिर राजनीति में प्रवेश की तैयारी हो जाती है। आपकी आगामी दिन की सोच क्या है? क्या आपको भी राजनीति में जाना है कि आप इसी तरह समाज सेवा करते रहेंगे? नहीं, मैं एक स्वतंत्र बन के मेरे को समाज सेवा में आगे बढ़ना है। राजनीति मतलब कि राजनीति भी कोई खराब नहीं है। राजनीति भी लोग बोलते हैं कि राजनीति एक गंदा खेल है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ, उसमें एक अच्छा यूथ लीडर अगर आ गया ना तो राजनीति को भी एक अच्छा मतलब कि सफल ढंग से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन मेरी अभी फिलहाल राजनीति में घुसने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं एक युवा ही बन के मतलब एक नेता का काम करना चाहता हूँ। एक समाज सेवी बन के जो नेता नहीं कर पाता है वो हम लोग युवा करना चाहते हैं, जिसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। लॉकडाउन अभी थोड़ा छूट दिया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि कोविड का संक्रमण या उसका भय त्रास खत्म नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अब 3 महीना तो हम लोग लॉकडाउन में बैठ चुके हैं। अब हमेशा के लिए लॉकडाउन संभव ही नहीं है और दैनिक जीवन भी सुचारू करना जरूरी हो गया था। तो लॉकडाउन खुला हुआ है, कोविड का संक्रमण का खतरा जारी है, इन सब के साथ साथ में हमें अपना दैनिक जीवन में आगे बढ़ाना है, अपना व्यापार बढ़ाना है। तो ये सब आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सुरक्षित के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या करने से उपयुक्त होगा कि हम लोग सब कुछ करते रहें और सहज रूप से करते रहें? अब जैसे कि कोरोना वायरस जिस हिसाब से अभी फैल रहा है, अभी जिस हिसाब से लॉकडाउन खुला हो गया है, लेकिन हम सबसे यही आशा करना चाहते हैं कि लॉकडाउन के पीछे नहीं जाए, हम लोग स्वयं अपने में सेल्फ सेफ्टीनेस रखें। क्योंकि मास्क का पूरा प्रयोग करें, अगर बाजार में हम लोग भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो दूरी मेंटेन करें, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कायम करें और साथ साथ ही सब जो न्यूज में जो जिस हिसाब से अफवाह फैलते हैं उसमें ध्यान ना दें और WHO को विश्वास करके WHO से दिया हुआ निर्देशन को पालना करें। और जिस हिसाब से हम लोग अभी तक सफल हुए कोरोना से लड़ने में, आगे भी सफल होते आए, बोलना चाहता हूँ मैं ये। बीरगंज में जब से लॉकडाउन खुला किया गया है, बाजार खुलने लगे हैं, बैंक खुलने लगी है, तरकारी बाजार हाट खुलने लगे हैं, उसके बाद से देखा गया है कि थोड़ी भीड़ ज़्यादा होने लगी थी। प्रशासन का, नगरपालिका का, प्रहरी का, सबका ध्यान इस तरफ गया, सामाजिक कार्यकर्ता लोगों का भी। और कुछ दिनों से आप लोगों ने कुछ मुहिम भी चला रखी है कि लोगों को जागरूक करके इस चीज़ को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ने के लिए। तो ये मुहिम क्या है, इसके अंतर्गत आप लोग क्या कर रहे हैं और बीरगंज में अभी की परिस्थिति में, अभी के समय में आपने कैसा वातावरण देखा है? आप उससे संतुष्ट हैं कि कैसा है?
संतुष्ट बोलने से अगर मेरा राय देखा जाए तो अभी का जो सिचुएशन हो रखा है बीरगंज का, वो हमें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्योंकि व्यापारी को व्यापार करने से खाली मतलब है, पैसा कमाने से खाली मतलब है। क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग नाम का चीज होता है, वो कोई भी कायम नहीं कर रखे हैं। बस कस्टमर आ रहे हैं, लीड करना है, डील करना है, बस वो जिस हिसाब से चल रहा है उसी को मतलब हम लोग नजर रखते हुए अभी जैसे कि प्रसार प्रहरी के उपरीक्षक गंगा मैम के विचार से अभी बीरगंज में एक्टिव रहा हुआ 40 को संस्था से हम लोग सहयोग लेके और सारा जगह से हाथों मालो, बीरगंज महानगर पालिका ट्रैफिक कार्यालय सब जगह से हाथों मालो करके प्रहरी समुदाय प्रहरी साझेदारी के अंतर्गत एक स्वच्छ और व्यवस्थित बीरगंज का अभियान हम लोग चालू किए हैं। जिस अभियान के अंतर्गत हम लोग कोई एरिया में जैसे कि जो एरिया ज्यादा मतलब ग्रसित एरिया है वो सबको हम लोग मतलब नजर करके वो एरिया में जाके जैसे का कोई मास्क नहीं लगाया है तो उनको हम लोग फूल दे के भी उनको प्रेरणा दिए हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा के आप और कोरोना वायरस को बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं बोल के उनको एक लाज के रूप में हम लोग उनको मतलब वो करके और उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरणा किए हैं। और अभी हाल में ही कुछ फाइन के भी सिस्टम लाया गया है, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके लिए फाइन का सिस्टम लाया गया है। तो ऐसे करते करते ये एक मुहिम हम लोग चालू किए हैं और आशा करते हैं ये बढ़ते जाएगा और हम लोग सहयोग करते जाएंगे और कोरोना वायरस से हम लोग लड़ने में सफल भी होंगे। हमारे पेज के मार्फत आप हमारे दर्शक लोग को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप प्लीज दे सकते हैं। फिलहाल तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अभी जो जिस हिसाब से हम लोग कोरोना वायरस के जो चपेट में पड़े हुए हैं ना, हम लोग अभी जो ये कोरोना वायरस है उससे अगर फैल गया तो कोई भी बचने वाला नहीं है। जो पैसा वाले हैं, जो नहीं है, कोई भी, हम लोग सब कोई उसके चपेट में पड़ सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग सब कुछ सुरक्षित रहें। अगर बाजार भी जा रहे हैं तो एक सामाजिक दूरी कायम रखें, हम लोग मास्क लगाएं। अगर बाजार में जा रहे भीड़ भाड़ में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करें। अभी कुछ दिन अगर एक साल हम लोग कष्ट झेल लेते हैं तो हो सकता है अगला साल हम लोग को कुछ मतलब कि सहज होए और इससे एक आप ही का जान को नहीं सबका जान को खतरा है। तो अपने कारण दूसरे के जान को भी खतरा नहीं करे और सब कोई सहयोग करे, सब कोई साथ करे। हम लोग पक्का भी हम लोग सब कोई मिलके इससे लड़ने सफल होंगे। बस यही बोलना चाहता हूँ। पीयूष जी, अपनी व्यस्तता के बावजूद आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम आपको अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे और अभी के लिए आपसे छूटना चाहेंगे। दर्शक मित्र सब, आज कार्यक्रम इतना ही। अगले बुधवार ठीक 8:30 बजे बीरगंज संजाल के फेसबुक पेज से और यूट्यूब चैनल से हम लोग फिर आपके साथ जुड़ेंगे, एक नए फर्क व्यक्तित्व के साथ में, एक विशिष्ट मेहमान के साथ में। तब तक के लिए birganjsanjal.com का फेसबुक पेज देखते रहिए और आपने यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसी तरह हमारा बीरगंज संजाल का यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहिए। अभी के लिए मैं कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश खेतान आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार, शुभ दिन।